सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। देहरादून से बड़ी खबर है जहां उत्तराखंड से मानसून की विदाई हुई है। प्रदेश में 98 दिन सक्रिय रहने के बाद मानसून की विदाई हुई है। आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर मौसम विभाग ने मानसून की विदाई का ऐलान कर दिया है। राज्य में इस बार सामान्य से 10% ज्यादा बारिश हुई है। मानसून ने 27 जून को प्रदेश में दस्तक दी थी और अब 3 जून को ऐलान मौसम विभाग ने कर दिया है कि मॉनसून विदा हो चुका है। उत्तराखंड से मॉनसून की समाप्ति हो चुकी है और इस बार मौसम विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक सामान्य से 10% ज्यादा बारिश उत्तराखंड में हुई है। और रुक करेंगे हरियाणा के बल्लभगढ़ का, जहां पर उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी रोड शो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में ये रोड शो किया जा रहा है। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और आम जनता मौजूद है और सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पूरी चुनावी ताकत झोंक दी है भारतीय जनता पार्टी ने। आज आखिरी दिन है प्रचार प्रसार का हरियाणा में और इस आखिरी दिन जो है 3 जनसभाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं हरियाणा में, जिसके तहत बल्लभगढ़ में रोड शो वो कर रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं जहां मुख्यमंत्री का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर नारेबाजी के बीच में अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री और लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोटों की अपील कर रहे हैं। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी हुई है हरियाणा में और पिछले कुछ समय में जो काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश और केंद्र में किए गए हैं उसका जिक्र यहां पर करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए हैं। और मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में जो काम किए हैं, जो फैसले लिए हैं, उसकी वजह से केंद्र में लगातार उनकी जो लोकप्रियता है वो केंद्र में बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से वो प्रचार प्रसार में स्टार प्रचारक के तौर पर उतरे हुए हैं। और हरियाणा में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और आज आखिरी दिन 3 जनसभाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। अब बात करेंगे उत्तराखंड के मसूरी से खबर की, जहां टेंट अटेंड वेलफेयर एसोसिएशन ने टाउन हॉल सभागार में डॉक्टर राधाकृष्णन शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी ने शिरकत की, जहां उन्होंने शिक्षकों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में 55 शिक्षण संस्थाओं से लगभग 1368 शिक्षकों ने भाग लिया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी शिक्षा का गढ़ है और देश विदेश के छात्र छात्राएं यहां शिक्षा हासिल करने आते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह का कार्यक्रम से शिक्षकों में उत्साह बढ़ता है और वो प्रोत्साहित होते हैं। मैं मसूरी व्यापार मंडल के अध्यक्ष रजत को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। शिक्षकों के सम्मान में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया तो मैं बड़े कार्यक्रमों में मैं जाता हूं, लेकिन आज जो चेहरे यहाँ पर हैं, जो लोग यहाँ पर हैं, ये वो लोग हैं सुनार की तरह हमारे बच्चों को तराश तराश कर उनका भविष्य बनाते हैं। उनका सम्मान समारोह रजत जी ने यहाँ पर आयोजित किया है। इस सोच के लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। और मैंने कहा ना कि शिक्षक समाज को दिशा देता है, बच्चे को भविष्य को बनाता है। इस कार्यक्रम में कुल मिलाकर 1368 शिक्षक शिक्षिकाएं जो 55 मसूरी की संस्थाओं से, जो प्राइवेट और गवर्नमेंट सभी संस्थाओं से थी, सबको आज बुलाया गया था, निमंत्रण दिया गया था और लगभग 800 से ऊपर शिक्षक आज उपस्थित हैं। और हमें खुशी का विषय है कि आज हम शिक्षकों का सम्मान कर पा रहे हैं। शिक्षक जो है समाज की रीढ़ की हड्डी, आने वाले भविष्य के नेता, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला भविष्य जो है मसूरी में शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा, अध्यापकों द्वारा
भविष्य उज्जवल। हरियाणा की तर्ज पर उत्तराखंड भी अब परिवार रजिस्टर योजना प्रदेश में लागू करने जा रहा है, जिसके तहत सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने वाले परिवारों का डाटा तैयार किया जाएगा। जो परिवार अभी तक सरकारी योजनाओं से दूर हैं, उन्हें योजनाओं का लाभ मिले, सरकार की ओर से ये कोशिश की जाएगी। साथ ही परिवारों को सरकारी योजनाओं की जानकारी मिले, ये भी कोशिश रहेगी। वहीं अगर कोई परिवार जो योजना का लाभ गलत तरीके से ले रहा है, उसकी जानकारी भी परिवार रजिस्टर के जरिए पता लगाई जा सकती है। और बहुत जल्दी हम लोग किक स्टार्ट मीटिंग करेंगे, वो चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में। परिवार रजिस्टर पहले हरियाणा सरकार ने बनाया था, फिर उसके बाद भारत सरकार से एक गाइडलाइंस आई थी कि आप जो है इसको हर स्टेट में इम्प्लीमेंट करिए। हालांकि हमारी जो प्रपोजल है वो हरियाणा सरकार ने जो बनाया था उससे भी थोड़ा सा आगे बढ़ कर के है। ये हरियाणा सरकार में तो केवल परिवार का जो डेटाबेस तैयार किया है, डेटाबेस तैयार करने के बाद उसको फर्दर यूटिलाइजेशन करने का कोई प्लान नहीं था। हम परिवार रजिस्टर में डेटाबेस तैयार करने के साथ साथ हमारी जो बेनिफिशियरी ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं उसकी बेटर टारगेटिंग के लिए प्लान्स बनाएंगे। क्योंकि इस एक्सरसाइज को करने के बाद हमें मालूम पड़ेगा कि कुछ परिवार ऐसे होंगे जो बार बार जो है सरकारी योजनाओं का फ़ायदा ले रहे होंगे, तो कई परिवार ऐसे होंगे जो एक बार भी नहीं लिए होंगे। ये हमारे संज्ञान में आ जाएगा तो उसके बाद हम लोग इसको बेटर टारगेटिंग कर सकते हैं। जो छूटे हुए परिवार हैं उनको भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। चमोली के थराली विकास खंड के कोलपुड़ी गांव में 56 साल बाद सैनिक नारायण सिंह बिष्ट का पार्थिव शरीर पहुंचा। आपको बता दें कि सैनिक नारायण सिंह बिष्ट 7 फरवरी 1968 को भारतीय वायुसेना के विमान AN-12 में सवार थे, जो खराब मौसम के चलते रोहतांग दर्रा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। वहीं दुर्घटना के बाद विमान में सवार सैनिकों की खोज के लिए सेना और डोगरा स्काउट ने सर्च अभियान चलाया था, जिसके चलते अब जाकर मिले सैनिक नारायण सिंह बिष्ट के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव लाया गया, जहां सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। और हमारे संवाददाता मोहन गिरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मोहन, 56 साल बाद नारायण का शव जो है वो उनके पैतृक गांव पहुंचा है, किस तरीके का माहौल देखने को मिला उनके पैतृक आवास पर? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि थराली विकासखंड के कोलपुड़ी गांव के नारायण सिंह का पार्थिव शरीर आज 56 साल बाद उनके पैतृक गांव लाया गया है। और 7 फरवरी 1968 को भारतीय वायुसेना का जो विमान AN-12 था उसमें सवार थे नारायण सिंह बिष्ट और चंडीगढ़ की ओर बढ़ते समय खराब मौसम के चलते रोहतांग दर्रा के ढाका ग्लेशियर में ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस विमान में कुल 102 लोग सवार थे और लगातार जो तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू है और डोगरा स्काउट है उनके द्वारा खोजबीन इस विमान में जो सवार लोग थे उनकी की जा रही थी। और इसमें 5 लोगों के जो शव हैं वो बरामद हुए थे, जिसमें एक सिपाही की पहचान कोलपुड़ी गांव के नारायण सिंह बिष्ट के रूप में हुई। ये AMC में सेवारत थे और इनका पार्थिव शरीर आज इनके पैतृक गांव में लाया गया है। और अभी इनका पार्थिव शरीर उनके गांव में पैतृक गांव में लाया गया है। यहाँ सैन्य सम्मान के साथ इन्हें अंतिम विदाई दी जाए। जी, यहाँ पर उनके जो परिवारजन हैं उनका क्या कुछ कहना है? 56 साल बाद उनके परिवार के एक सदस्य का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा है। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि गांव की अगर बात करें तो शहीद की जो शहादत है उस पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस शहादत पर गांव वालों का और उनके परिजनों का कहना है कि उन्हें इस शहादत पर गर्व है। हालांकि यहाँ पर परिजनों की ओर से ये भी बयान निकल के सामने आया है कि जो 56 साल जो बीते हुए हैं उसमें जो उनकी विवाहिता पत्नी थी उनकी कहीं ना कहीं एक तौर पर अनदेखी जरूर यहाँ पे देखने को मिली है। उनका साफ तौर पर ये कहना है, लेकिन फिर भी गौरवान्वित उन्होंने महसूस किया है। इस शहादत पर फख्र गांव वाले कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया मोहन हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। लोहाघाट टनकपुर नेशनल हाईवे स्वाला के पास पिछले काफी दिनों से क्षतिग्रस्त है। मार्ग क्षतिग्रस्त होने की वजह से उत्तराखंड परिवहन निगम ने लोहाघाट डिपो की बसों का संचालन बंद किया हुआ था, जिसकी वजह से यात्रियों को तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं अब मार्ग खराब होने की वजह से संचालन बंद था, जिसकी वजह से लोहाघाट बस स्टेशन में अब जाकर रौनक लौटी है। यात्रियों और बस चालकों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि परिवहन सेवा को एक बार फिर जो है शुरू कर दिया गया है इस रूट पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और सीधे रुक करेंगे बड़ी खबर का। हाथरस से बड़ी खबर है जहां भगदड़ मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। पुलिस ने चार्जशीट में 11 लोगों को आरोपी बनाया है। ये बड़ी खबर हाथरस से आपको बता रहे हैं, जहां हाथरस में भगदड़ मामला हुआ था उस पर बड़ा अपडेट है, जिसमें पुलिस ने अपनी चार्जशीट में 11 लोगों को आरोपी बनाया है। आरोपियों में 2 महिला सेवादार भी शामिल हैं। पुलिस की चार्जशीट में नारायण हरि साकार का नाम नहीं है। 2 जुलाई को सत्संग के बाद भगदड़ हाथरस में मची थी, जिसमें कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी, कई लोग घायल हुए थे। उसमें अब अपडेट सामने आ रहा है, बड़ा अपडेट है, जिसमें पुलिस ने चार्जशीट बनाई है और इस चार्जशीट में 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है। आरोपियों में 2 महिला सेवादार शामिल हैं और जो ये चार्जशीट है उसमें नारायण हरि साकार का नाम नहीं है। आपको बता दें ये मामला 2 जुलाई का था, जब सत्संग के बाद भगदड़ मची थी और अब उसमें चार्जशीट बनाई गई है। चार्जशीट में 11 आरोपी हैं, जिसमें 2 महिला सेवादार हैं। नारायण हरि साकार का नाम इसमें नहीं है। तो हाथरस से बड़ी खबर आपको बता रहे, बड़ा अपडेट है भगदड़ मामले में। आपको बता दें 2 जुलाई 2024 को सत्संग हाथरस में हुआ था, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए थे और सत्संग के बाद भगदड़ मच गई थी। और हमारे ब्यूरो चीफ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, ये जो अपडेट सामने आया है, क्या कुछ उसे लेकर जानकारी आपके पास है? जो चार्जशीट दाखिल की गई है, बनाई गई है, उसमें क्या कुछ कहा गया है? हाँ बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो 2 तारीख को यानी 2 जुलाई को ये बहुत ही दुखद हादसा हुआ था और इसमें तमाम लोगों की जानें चली गई थी। अब जो है एसआईटी ने इसमें 11 लोगों को आरोपी बनाया है और इस पूरे हादसे में 121 लोगों की मौत हुई थी, ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। लेकिन सबसे कायदे की बात यह है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने चार्जशीट में नारायण हरि जो साकार है यानी सूरजपाल बाबा है, उसका नाम नहीं डाला है। तो अब इसमें देखने वाली बात, मजे की बात यह है कि जिसके वजह से सारे कार्यक्रम हुए, जो मुख्य रूप से आरोपी होना चाहिए उस चार्जशीट में उस व्यक्ति का नाम नहीं है। 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें ये मान के चलिए कि जो सेवादार हैं, जो कार्यक्रम के आयोजक थे, जो वहाँ पर अन्य तरीके से सेवा दे रहे थे, ऐसे लोगों को 11 लोगों को जो है उसमें आरोपी बनाया गया है। जो बाबा है उसको आरोपी नहीं बनाया गया है। और इस पर जो है अब राजनीति होनी तय हो गई है। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है ये पहला एक जो है वो रिएक्शन आया है कि वोट बैंक बचाने के चक्कर में योगी की पुलिस जो है बाबा को बचा रही है। लेकिन अब जो जांच है वो अभी त्रिस्तरीय होनी है। 2 स्तर की जांचें हो चुकी हैं, एक जांच और होगी, उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि इसमें पुलिस का क्या रोल रहा है और पुलिस जो है इसमें किस स्तर पर किस हद तक और आगे जाकर जो बाबा है उसको आरोपी बनाती है या फिर उसको क्लीन चिट देती है। जी, यहाँ पर जिस तरीके से पहली चार्जशीट जो ये बनाई गई है उसमें बाबा का नाम नहीं है, क्या ये कहा जा सकता है कि बाबा को संरक्षण देने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है और उनका इल्जाम जो है अन्य जो सेवादार हैं उन पर डालने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जब तक एसआईटी की रिपोर्ट ना आ जाए तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। संरक्षण दे कौन रहा है, मुद्दा ये बन जाएगा और किसके संरक्षण में बाबा है ये एक अलग मुद्दा हो जाएगा। फिलहाल विपक्ष ने तो उंगली उठा दिया है कि बाबा को वोट बैंक की राजनीति की, चूंकि बाबा जो है दलित समुदाय से आते हैं, तो वोट बैंक की जो राजनीति है उसको सुरक्षित रखने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस जो है सरकार के साथ खड़ी है। लेकिन अभी जांच बाकी है और जांच पर मुझे लग रहा है कि सबको भरोसा होना चाहिए और जांच जब पूरी हो जाएगी तो उसमें देखते हैं कि फिर मुख्य आरोपी का नाम क्या आता है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए प्रदीप। बढ़ते आगे, हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। वहीं भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में नजर आ रही है। बीजेपी के स्टार प्रचारक अपना दमखम दिखाने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। इसी के चलते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कुरुक्षेत्र के शाहबाद पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। साथ ही सीएम ने जनता को सरकार की उपलब्धियों से रूबरू करवाया और बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। सुरक्षा, स्वावलंबन, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे। शाहबाद में कृषि और किसान के उज्जवल भविष्य के लिए काम करेंगे। 22 जनवरी 2024 को जब
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से प्रभु श्री रामलला अपनी पावन जन्मभूमि में विराजमान हो रहे थे। कौन ऐसा भारतीय रहा होगा जिसकी आंखों में खुशियों के आंसू न रहे हों? कौन ऐसा भारतीय रहा होगा जिसने अपने घर में दीप न जलाए हों? अगर सच्चा भारतीय था, उसने खुशियां मनाई थी, दीपावली का एहसास कराया था दुनिया को। अयोध्या में 500 वर्षों के उस कलंक को धो करके रामलला का फिर से विराजमान होना दुनिया की शोषित, पीड़ित, दमित सभी जातियों के लिए एक संदेश था। और वो संदेश था कि हर हाल में अगर भारत में 500 वर्षों के बाद रामलला का विराजमान हो सकता है, तो अगर दुनिया की वे सभी ताकतें एकजुट होकर के जो दमित हैं, पीड़ित हैं, अन्याय और अत्याचार का शिकार हुई हैं, वे भी एकजुट होकर के कार्य करेंगे तो उन्हें भी अवश्य सफलता प्राप्त होगी। बहनों और भाइयों, ये संदेश भारत से गया, लेकिन ये भारत का ये संदेश आखिर हम सबको क्या कह रहा है? अयोध्या में सफलता का राज क्या है? सफलता का राज भारत की न्यायपालिका की ताकत भी है और साथ साथ डबल इंजन सरकार की ताकत का एहसास भी है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी का देश की सत्ता को अपने हाथ में लेना, देश की जनता जनार्दन ने मोदी जी पे विश्वास किया, उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया। 2017 में मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। मात्र 2 वर्ष में, बहनों और भाइयों, जो काम 500 वर्षों में नहीं हो पाया, जो कार्य कांग्रेस 60-65 वर्षों में नहीं कर पाई, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने मात्र 2 वर्ष में करके दिखाया। अयोध्या की समस्या का समाधान कर दिया। आज अयोध्या में गुलामी का कोई ढांचा नहीं है। आज अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित हो रहा है। आज अयोध्या एक नया एहसास करा रही है, विकास की, सुरक्षा की, समृद्धि की, और रामलला का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, डबल इंजन सरकार की ताकत क्या होती है? अयोध्या इसका उदाहरण है। और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की प्रतीक बन चुकी धारा 370 का हटना, उसका दफन हो जाना, यह उसका उदाहरण है। और इसीलिए मैं आज आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। हरियाणा ने 10 वर्ष के अंदर हरियाणा ने डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में कार्य को होते हुए एक अंजाम तक पहुंचते हुए देखा है। हाईवे का निर्माण, रेलवे की प्रगति, नए नए फ्लाईओवर और रोड ओवर ब्रिजेज बनना, नए नए औद्योगिक क्षेत्र का विकसित होना, युवाओं को बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरी और रोजगार की सुविधा उपलब्ध हो जाना। और डबल इंजन सरकार तो उन महिषासुर और चंड और मुंड के लिए जगत जननी मां भगवती ही है, जो नशे के कारोबार में लिप्त हैं। बहनों और भाइयों, ये नशे के जो कारोबारी हैं, जो देश को निगल जाना चाहते हैं, युवाओं की जवानी को छीन रहे हैं, ये आज के चंड और मुंड हैं, ये महिषासुर हैं।
और इसीलिए मैं आपका एहसास कराने के लिए आया हूं। हरियाणा, इसके दो औरतें हैं, हरिभूमि, अन्नदाता किसानों के परिश्रम का की पावन भूमि है।